वक्फ 2013 का संशोधन ना आया होता तो वक्फ में ये संशोधन ना आता। आर्टिकल 35 कैपिटल ए ना होता तो 370 सही ना होता। अब ये तमिलनाडु का जजमेंट ना होता तो इतनी बड़ी डिबेट खड़ी ना होती कि भाई क्या गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर को सरपास किया जा सकता है। आपने कहा कि भाई संविधान कहता है कि राष्ट्रपति सोवरेन है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि सोवरेन तो इसमें सुप्रीम कोर्ट है। वो खुद ही तय करेंगे कि जज कौन बनेगा, खुद ही वो तय करेंगे कि उनका क्या होगा, कहाँ, मतलब सब कुछ उसमें रिव्यू नहीं है। कॉलेजियम बना दिया, कॉलेजियम का क्या किया तो आप हम सब जानते हैं उसमें क्या हुआ। वो हर उस पोस्ट पर रहे जहां पर कानून बनते, बिगड़ते, इस्तेमाल होते और उसका जो प्रादुर्भाव है होते देखा है। वो गवर्नर रहे, वो उपराष्ट्रपति हैं, सदन के चेयरमैन हैं, वो सीनियर एडवोकेट हैं, वो मंत्री रहे, वो सभी पोस्टों पर रहे। इसलिए धनखड़ साहब की बात अगर कहीं पर आती है तो बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, बिकॉज ही इज एबव द इंस्टीट्यूशंस। जजेस के घरों में नोटों की गड्डियां मिले तो उनका मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। इस व्यवस्था में हम कैसे विश्वास करें, जो लेमैन, जो मैं अंतिम व्यक्ति हूं, मैं कैसे विश्वास कर लूं? मैं तो न्याय उनसे लेने जा रहा हूं, लेकिन उन पे विश्वास कैसे मैं कर लूं? आप कितने भी इंटरप्रिटेशन की कितनी भी दुआइयां देते रहे कि भाई इसलिए 142 लाया गया था, इसलिए लाया गया था, भाई वो भी व्यक्ति हैं और पावर करप्ट जो है वो हर एक पे लागू है। तो पावर करप्ट यहां क्यों नहीं है? यहां नहीं होती है क्या? नहीं, देख, तो पार्लियामेंट के पास संपूर्ण पावर है, 370 खत्म करने की पावर है। 370 खत्म करने का मतलब ये हो गया कि वहां जुडिशरी से लेकर और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और सरकार सबको रीराइट करने का, पूरा रीराइट कर दिया। नमस्कार। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोपरि कौन है? संसद? या फिर पिछले कुछ सालों का अगर हम घटनाएं देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या देश की सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है? संसद के बनाए कानून की जिस तरीके से समीक्षा के नाम पर जो कुछ होता है, ये एक बड़ा विषय है और इस बड़े विषय पर इस बहस को और गर्म कर दिया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें आर्टिकल 142 की बात की है। क्या है पूरा मामला और सर्वोपरि कौन है और ये जो टकराव की स्थिति है ये कैसे खत्म हो सकती है? विशेष जो पीपल जो है उसको किस तरीके से सर्वोपरि माना जा सकता है, कैसे आगे, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डीके दुबे जी, हमारे खास मेहमान। सर, ये डिबेट मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं, लेकिन पिछले जब से मोदी सरकार आई है मैंने कई उदाहरण बड़े करीब से देखे हैं कि सरकार को कानून बनाती है, इंटरप्रिटेशन का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उसके नाम पर कानूनों को सिरे से खारिज कर देना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, हमारे कई सारे उदाहरण हैं। फिर से जो एक डिबेट छिड़ी है और डिबेट बहुत गहरी है कि किस तरीके से नियुक्ति हो, उसमें बाद में आएंगे। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति को इस बयान पर आते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 का जो अधिकार है वो एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह काम कर रहा है। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, उपराष्ट्रपति जी की पहले बैकग्राउंड समझना चाहिए। वो एडवोकेट हैं, वो मंत्री भी रहे, वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, कानून के जानकार है। जानकार नहीं है, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन होता है। सीनियर एडवोकेट के पत्र पर क्यूरिटी पिटीशन जाती है। क्यूरिटी पिटीशन का मतलब ये होता है कि अगर कितना भी जजमेंट गड़बड़ क्यों ना हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, सीनियर एडवोकेट ये डिक्लेयर करता है कि इसमें ये कमी रह गई है और सुप्रीम कोर्ट को सुनना होता है, अपने ही जजमेंट को दोबारा सुनना होता है और उस कमी को क्योर करना होता है। वो सीनियर एडवोकेट, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट है। और ख़ास बात उनकी ये है कि संविधान के जज बनना ही केवल बाकी था। सीनियर एडवोकेट ज़्यादा सीनियर हम मानते हैं बेंच से। वो हर उस पोस्ट पर रहे जहां पर कानून बनते, बिगड़ते, इस्तेमाल होते और
उसका जो प्रादुर्भाव है होते देखा है। वो गवर्नर रहे, वो उपराष्ट्रपति हैं, सदन के चेयरमैन हैं, वो सीनियर एडवोकेट हैं, वो मंत्री रहे, वो सभी पोस्टों पर रहे। इसलिए धनखड़ साहब की बात अगर कहीं पर आती है तो बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, बिकॉज ही इज अबव द इंस्टीट्यूशंस। प्रोफेशन में कई जजों से सीनियर भी, बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर। जो जजेस इस समय सीट पर हैं वो उनके जूनियर रहे होंगे। जब उन्होंने लॉ किया होगा तब ये बहुत सीनियर एडवोकेट हो गए होंगे। इसलिए मैं कहता हूं, हाँ, डिबेट तो लंबी आज से नहीं चल रही, ब्रिटिश पीरियड से चल रही है। और ब्रिटिश पीरियड की एक घटना आपको बताऊंगा जिससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिबेट जाएगी कहां। ये एक राजा नंद कुमार का केस था। अब राजा नंद कुमार ने कर्जा ले लिया। कर्जे के बाद भाई नहीं कर्जा वापस कर रहा, लेकिन वो था जमींदार, तो जिसने पैसा दिया था उसने कोर्ट में केस कर दिया। जमींदारी गिरवी रखी गई थी। अब जमींदारी गिरवी रखी थी, कोर्ट ने न्याय कर दिया, कभी जमींदारी गिरवी रखी गई थी, तुम पैसा नहीं दे पा रहे तो जमींदारी अब इनको दो। अब जमींदारी तो सरकार देती है, और सरकार जमींदार कभी भी ऐसा नहीं बनाती है जो राष्ट्रवादी हो। सरकार जमींदार उस समय जो बनाती थी वो अपना कोई चमचा बनाती थी। तो जमींदारी कोर्ट के आदेश से ट्रांसफर होना ये तो सरकार के लिए गलत हो जाएगा। और इंप्लीमेंट कौन करवाएगा कोर्ट का जजमेंट? तो कोर्ट का जजमेंट तो इंप्लीमेंट सरकार करवाएगी। सरकार ने इंप्लीमेंट करवाया नहीं, कोर्ट ने उसको अवहेलना माना। अवहेलना की प्रोसीडिंग शुरू हो गई। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उस काउंसिल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आ गया और कंटेम्प्ट का केस चलाया गवर्नर जनरल की काउंसिल के खिलाफ। गवर्नर जनरल को गुस्सा आ गया। उसने कहा यार हम ही अपॉइंट कर रहे हैं, हम ही तुम्हें वो कर रहे हैं, हम ही तुम्हारे सुपर बॉस हैं, हम ही सब कुछ हैं, और तुम ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं। उसने कहा कि ये तो अवहेलना है, राष्ट्रद्रोह है। गवर्नर जनरल की काउंसिल पर ये करना, ये तुम्हारे एम पे उस समय जहाँ तक मुझे याद है वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे। अब इधर से बयान आवे, उधर से बयान आवे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऑर्डर करें, लेकिन सुप्रीमेसी दोनों के पास बराबर है। अब तो तय करेगी, या तो प्रीवी काउंसिल तय करे या तो वहाँ की पार्लियामेंट तय करे। तो दोनों को बुलाया गया, गवर्नर जनरल को और चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस का ट्रांसफ़र कर दिया गया साउथ अफ्रीका, क्योंकि राष्ट्र बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्र बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए गवर्नर जनरल को बाईपास करते हुए उस समय के चीफ जस्टिस के आदेश को भी नहीं माना गया। सत्य यह है उसने कर्जा लिया है, वापस करना है। सत्य यह है कि लीगली था सब कुछ, लेकिन फिर भी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सत्य क्या सत्य क्या। एक बड़ा विजन पार्लियामेंट देखती है। हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट। हु मेक द इंस्टीट्यूशंस? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। हु कन्फर द पावर टू द इंस्टीट्यूशंस? वो तो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वर्टेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जम्मू कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है, क्योंकि वहाँ जो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा 370 का लकूना था वो था कि अब वो तो बची नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की, तो 370 उड़ा कौन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अभी 5 जजों की बेंच ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वर्टेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आज की पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास संपूर्ण पावर है, 370 खत्म करने की पावर है। 370 खत्म करने का मतलब ये हो गया कि वहां जुडिशरी से लेकर और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और सरकार सबको रीराइट करने का, पूरा रीराइट कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने खुद तय किया। अब आप बताइए, फिर 9 जजेस की बेंच ने प्रीवी पर्स के मामले में यह तय किया कि अब कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, अब आप और हम सब विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक नागरिक के अधिकार बराबर है, क्योंकि पार्लियामेंट ने अगर उड़ा दिया है, जबकि वो प्रीवी पर्स ओरिजिनल एग्रीमेंट का पार्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका स्थान था,
लेकिन उन्होंने उड़ा दिया, उन्होंने कहा नहीं चलेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, मैंडेट को भी सुप्रीम नहीं माना। मैंडेट को सुप्रीम के मामले में एक केस आया था जयललिता का, जयललिता वहां से जीत कर आई थी, 2 साल की उसको सजा थी। जयललिता मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, शपथ दिलवाने जा रही थी वहाँ की राज्यपाल, केस सुप्रीम कोर्ट आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो वहाँ एडवोकेट जनरल ने ये कहा कि साहब जनता ने तो मैंडेट दिया है, तो उनका मैंडेट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम। तो पार्लियामेंट सुप्रीम का मतलब है कि पार्लियामेंट से पहले कानून बनेगा, और पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया वही अंतिम सत्य है। लेकिन ऐसा है कि ये तो मान रहे हैं कि संसद सुप्रीम है, लेकिन बीच बीच में अपनी जेब से आर्टिकल 142 निकाल लेंगे। ये उसको ऐसे समझना चाहिए, आर्टिकल 142 इज टू कंप्लीट द जस्टिस, बिकॉज वी कैन नॉट राइट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द लॉ। यह आवश्यक नहीं कि आप हर बात कानून में लिख दें, नहीं लिख सकते। इसका पहले समझा देते हैं 142 है क्या आर्टिकल। हाँ, 142 में उसको प्रैक्टिकली समझना चाहिए, लीगली थोड़ा कम। मैं अदालत में हूं, मेरे पास कोई केस आया, और वो जो घटना केस आया उसका कोई कानून ही मेरे पास नहीं है, मैं कैसे जजमेंट करूं? बट आई हैव टू डू द जस्टिस, और जो कानून है उसमें गैप है, उस गैप को फिल करना है। तो फिर टू डू द कंप्लीट जस्टिस आफ्टर हियरिंग द केस, द कोर्ट में डू अ डायरेक्शन, और कोर्ट में मेक अ जजमेंट बाय अप्लाइंग एडिशनल लॉज, and now whatever they applied that will be enforceable as the law of the parliament is enforceable in India। फिर से समझिए, एक तरीके से कानून बनाने का अधिकार। जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाने के बाद जिस प्रकार से कानून भारत में लागू होता है, वैसे ही अगर कानून नहीं है, एब्सेंट है, गैप है, तो जस्टिस करने के लिए वो जो उसने बना दिया वो भी वैसे ही इन्फोर्सेबल होगा जैसे कि पार्लियामेंट का लॉ। लेकिन या तो राइटर्स ने ये उस समय फ्रेमर्स ने सोचा नहीं होगा कि ये हालत आ जाएगी, और अगर सोचा भी होगा तो शायद उसको लिख नहीं पाए। वेन एवर द पार्लियामेंट पास द लॉ बाय द बोथ हाउसेस, द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी। पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो राष्ट्रपति के एसेंट के बगैर वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, लेकिन 142 में राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। ये खुद में आर्टिकल 142 बता रहा कि ये कंप्लीट लॉ बता ही नहीं रहा। 142 नहीं समझ आई? हाँ, नहीं उसमें मतलब 142 भी कंप्लीट नहीं बता रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लॉ बना दिया तो उस केस और सर्कमस्टांस में लागू हो जाएगा, दैट्स अ फिट केस, बट दैट विल बी अ फ्यूचर लॉ फॉर इंडिया। सो देयर मस्ट बी एन एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एसेंट होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट भी बनाती है तो प्रेसिडेंट की एसेंट होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाती है तो प्रेसिडेंट की एसेंट होती है, मतलब गवर्नर की एसेंट होती है। अगर गवर्नर सेटिस्फाई नहीं होता तो प्रेसिडेंट की एसेंट होती है। तो बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट सोल सॉवरेन है भारत में, भले ही सिंबॉलिक हो लेकिन सोल सॉवरेन है, उसकी एसेंट के बगैर ना ही प्रधानमंत्री, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना ही पार्लियामेंट लॉ इन्फोर्स करवा ही नहीं सकती। ये कानून है भारत का, यानी कि लॉ इन्फोर्स करवाना है तो प्रेसिडेंट की एसेंट मस्ट है, लेकिन 142 में एसेंट नहीं। इसलिए उपराष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा, ये अनकंट्रोल्ड है, कैसे इसका रिव्यू होगा? अनलिमिटेड हो गया, ये तो मिसाइल हो गई कि छूट गई तो बचा। वो चाहे तो कल को पीएम को बुलाएं। अब इसका अब इसका दूसरा वो देखिए, इंग्लिश लॉ पार्लियामेंट्री सिस्टम ने वहीं से लिया। इंग्लिश लॉ में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो पार्लियामेंट ने उनके कानून बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया, that must be scrutinized by the House of Law, House of Lords। House of Lords मतलब जो देश के वो प्रख्यात लोग जिनको लॉर्ड की डिग्री दे दी गई है, लॉर्ड की उपाधि दे दी गई है,
वो जजेस भी होते हैं, वो पार्लियामेंट्रियन होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं, वो सोशल वर्कर होते हैं, हर फील्ड के लोग उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आजीवन सदस्य होते हैं। जब एक बार सदस्य बन जाएगा तो आजीवन सदस्य रहेगा, वहां पर भेज देते हैं। यानी कि उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूके के कोई जजमेंट दे दिया है तो उसकी एक लिमिटेड सोच हो सकती है। लिमिटेड सोच से मतलब है कि उसकी सोच हो सकती है कि भाई 5 लोग इधर से खड़े हुए, 5 इधर से खड़े हुए और 5 की जूरी थी, 15 लोगों ने डिसाइड कर दिया। या फिर उस पर्टिकुलर केस के लिए सही है, लेकिन बाकी नहीं, उस किसी भी केस के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, वहां किसी भी केस के लिए अगर पार्लियामेंट के लॉ को ओवररूल करना है सुप्रीम कोर्ट को, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स भेजना पड़ेगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स विल स्क्रूटिनाइज इट and then they will declare that the law framed by the Supreme Court or the decision made by the Supreme Court against the law of the Parliament is applicable और enforceable or not। क्योंकि वो बड़ा दायरा सोचते हैं, वो हर फील्ड के लोग हैं, उनको ये मालूम है कि देश के लिए कानून से ज्यादा जरूरी क्या है, देश चलाना। हाँ, लेकिन यहां पर मुझे तो एक समझ में आ रहा है कि अगर जिस तरीके से डेमोक्रेसी के नाम पर जब कहा जाता है कि भाई संसद द्वारा बनाए कानून को भी बड़ा ये कहा जाता है कि इसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया है, मोदी सरकार के खासतौर पर जिस तरह कानून आए हैं, तो ऐसे में ये सोचना कि मसलन हम आज सोच लें कि पीएम चाहें तो पीएम जो भी कानून बनाए वो खुद ही तय कर लें और उनको संसद की भी जरूरत ना पड़े, यानी संसद के द्वारा पास कराने की जरूरत ना पड़े या फिर कोई एक्सेशन की जरूरत ना पड़े, तो क्या हंगामा होगा। उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि किसी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, एक जज भी सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके पास भी एक इस तरह की ताकत है कि किसी एसेंट की जरूरत नहीं है। तो ये कहें कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ठीक खिलाफ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं तो एक इसको ऐसे देख रहा हूं, ऐसे जो उसके पीछे सदिच्छा रही होगी। आप बीइंग ए लेमैन बोल रहे हैं। हाँ, ऑब्वियस आप बीइंग ए लेमैन बोल रहे हैं, जो चीज मेरी चिंता है ऐसी, मेरी ऐसी भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। द पावर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द कोर्ट टू एनालाइज द लॉ इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज टू अप्लाई द लॉ। भाई सीधा अप्लाई करना, नहीं तो अगर जरूरत पड़ी तो एनालाइज करना। ऑन व्हाट बेसिस दे हैव टू अप्लाई दो एनालाइज। देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी एक थ्योरी है, उस थ्योरी के खिलाफ तो नहीं चला गया। अगर चला जाएगा तो बहुत सारे नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे। कोई कानून भी बनाए, मैं नहीं कहता कि संसद सब कुछ जानती है, बहुत अच्छा करती है क्योंकि एक लंबी टीम उसमें काम करती है। उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होती है, उसमें रिटायर्ड जजेस बैठे होते हैं, सिटिंग जजेस बैठे होते हैं। सिटिंग जजेस डिप्यूटेशन पर आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, तो उनके पास एक बड़ी टीम है, वो उस पर काम करती है। लेकिन फिर भी कमियां कहीं ना कहीं रह सकती हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी एक एनालिसिस हो सकती है। इतना तो सबको समझ में आता है। एंड सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ 10 वर्ष पहले तक, मैं 20 वर्ष पहले चले जाइए, 20 वर्ष पहले तक सुप्रीम कोर्ट हैड टू पास द स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर का मतलब होता था कि जब उनके पास कोई कानून आता था समीक्षा के लिए, तो वो ये कहते थे कि ये कानून ठीक नहीं है, इसमें ये कमियां हैं, बट दे डिडंट मेक एन ऑर्डर अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट को ऑर्डर देने का उनको अधिकार नहीं है। प्रेसिडेंट सोल सॉवरन है, प्रेसिडेंट संरक्षक है कानून का, और ये इंप्लीमेंटर है। नहीं समझ आया? वो कानून बनाने की शक्ति रखता है, वो शक्ति को कन्फर करने की शक्ति रखता है, वो शक्ति रखता है पावर को डेलीगेट करने की। उसके द्वारा ही कोई कानून बनता है भारत में, उसके द्वारा ही भारत में इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, उसके द्वारा ही चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है। वो सोल सॉवरन है, तो उसके अगेंस्ट में ऑर्डर, जो मैं चीफ जस्टिस बनकर बैठा हूं, मेरा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के खिलाफ मैं ऑर्डर कैसे कर सकता हूं लीगली? ये सवाल है। तो अपॉइंटिंग, हाँ, आपकी चिंता जायज है, लेकिन स्ट्रक्चर पास कर सकता है। मैं कमियां बता सकता हूं कि भाई ये कमियां हैं और ये इसके ग्राउंड है। अब होना ये चाहिए, जो मेरा विचार है कि ये कन्फ्लिक्ट के बीच में, क्योंकि अभी तक शक्ति का वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, अब वो इस्तेमाल चूंकि हो रहा है और अब की बार बहुत खतरनाक हो गया है, मतलब सारी लिमिट्स पार कर दी कि 10 कानून तमिलनाडु के
ना गवर्नर के साइन ना प्रेसिडेंट के साइन, और वो कानून बन गया। भारत के संविधान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून बने और वो भी बिना प्रेसिडेंट या गवर्नर के साइन के। वो सॉवरेन है, वो सोल सॉवरेन अथॉरिटी है। उसकी एसेंट बाइंडिंग हो ना बाइंडिंग हो, मतलब उसको सिग्नेचर करना मजबूरी हो ना लेकिन उसका सिग्नेचर होना ही चाहिए था। ये पहली बार हुआ कि तमिलनाडु के मामले में, जो तमिलनाडु की सरकार अलगाववाद का एक बवाल छेड़े हुए है, भाषा नहीं, भूषा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, दुनिया भर का, उसकी एक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने वो 10 कानूनों की एनालिसिस किए बगैर उनको इन्फोर्स कर दिया। अभी होना तो ये चाहिए था कि अगर और इधर संसद बना दे तो उसको रोक देना। हाँ, मतलब ये भी एक अजीब सा, यही तो बात है कि भाई जो कानून 10 बनाए, राज्यपाल की अपनी चिंता है। उसने कहा कि भाई मैं नहीं पास कर सकता और आपने दोबारा भेज दिया है, तो मैं एक काम करता हूं कि प्रेसिडेंट से पूछ लेता हूं कि भाई क्या है, क्योंकि वो तो सबका बॉस है। अब प्रेसिडेंट को पूछने के लिए उसने रखा, सुप्रीम कोर्ट चले आए। उसकी कुछ चिंताएं होंगी उन कानूनों पर। सुप्रीम कोर्ट चले आए, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजरल मैकेनिज्म चैलेंज हुई। प्रोसीजरल मैकेनिज्म ये है कि उसको ये करना था। अब प्रोसीजरल मैकेनिज्म में कुछ कमियां, कुछ अच्छा हो सकता है, टाइम नहीं था, जल्दी कर दिया, नहीं कर दिया, रख लिया हमने। लेकिन वो 10 कानूनों की जो चिंता थी, जिन विषयों पर, जिन पॉइंट पर चिंता थी, उसको कहां एनालिसिस किया गया। अब वो 10 कानून इन्फोर्सेबल हो गए। राज्यपाल की चिंता धरी रहेगी, राष्ट्रपति की चिंता धरी रहेगी, और वो इन्फोर्सेबल हो गए। ये सवाल है, उन 10 कानूनों के अंदर क्या था, इसकी एनालिसिस कैसे होगी, ये उपराष्ट्रपति महोदय की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट को एनालिसिस करने की राइट है, किसी भी कानून का रिव्यू करने का राइट सुप्रीम कोर्ट को है। पार्लियामेंट ने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कन्फर किया। लेकिन उसकी कमियां और बढ़ोतरी बताने के बाद राष्ट्रपति को ओवरपास नहीं कर सकता कोई ओवरपास राज्यपाल को करता है, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अब इस पर रिव्यू पिटीशन जाएगी, क्यूरिटी पिटीशन जाएगी, नहीं जाएगी। और उपराष्ट्रपति महोदय का जो दूसरी बड़ी चिंता है, उन्होंने कहा व्हाई नॉट आर्टिकल 145 सब आर्टिकल 3। 145(3) ये कहता है कि इफ देयर इज एन मैटर ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट मस्ट बी डन बाय द 5 जजेस बेंच। हाँ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मसला था, और इसमें भी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति की पावर और गवर्नर की पावर को रीराइड करना था, या मैं कहूं कि उस पर एक राइडर लगाना था, ऐड करना था। फिर सवाल उन्होंने करा कि भाई अगर 142 की पावर है भी, तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने की तो 5 जजेस के पास है, तो क्या 142 की पावर डबल बेंच कर सकती है, और वो भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को ओवरपास करके? ये उनकी चिंता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वो खुद ही प्रैक्टिशनर है। चिंताएं हैं ये कि भाई 5 जजेस की बेंच में क्यों नहीं जाना चाहिए वो। और मुझे लगता है सरकार उसको रिव्यू पर डालेगी, निश्चित रूप से डालेगी, गवर्नर डालेगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मुझे नहीं मालूम है कि इसको रिव्यू पर डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा, रिव्यू पिटीशन फाइल होगी कि नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मेरी चिंताएं हैं। अब डेमोक्रेसी की इतनी चर्चे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इतना हवाला देता है डेमोक्रेसी का, विशेष पीपल, भाई जनता चाहे तो मोदी गवर्नमेंट को, संसद को दोबारा चुन सकती है। और बड़े बड़े जो ऐसे शख्सियत रही हैं, इंदिरा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया, और उनको भी जनता ने धूल चटाई। एक ही यहाँ एंटिटी है, एक ही वो है जजेस साहब। जजेस के घरों में नोटों की गड्डियां मिले तो उनका मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। इस व्यवस्था में हम कैसे विश्वास करें, जो लेमैन, जो मैं अंतिम व्यक्ति हूं, मैं कैसे विश्वास कर लूं? मैं तो न्याय उनसे लेने जा रहा हूं, लेकिन उन पे विश्वास कैसे मैं कर लूं? आप कितने भी इंटरप्रिटेशन की कितनी भी दुआइयां देते रहे कि भाई इसलिए 142 लाया गया था, इसलिए लाया गया था, भाई वो भी व्यक्ति हैं, और पावर करप्ट जो है वो हर एक पे लागू है। तो पावर करप्ट यहां क्यों नहीं है? यहां नहीं होती है क्या? नहीं, देखिए, वो जस्टिस वर्मा के मामले में भी उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा, उन्होंने कहा कि 3 जजेस की कमेटी बना देगी, मैं उससे सहमत नहीं हूं। एफआईआर क्यों नहीं हुई?
क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होगा एफआईआर के बाद। तो एफआईआर, इतना धन मिला, एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा ये सब सही करना है, ये सब गड़बड़ चल रहा है। आपकी बात उपराष्ट्रपति महोदय ने कही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनका इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया है 3 जजेस का, जिसको कोई नहीं जानेगा। अब जानेगा नहीं जानेगा वो भविष्य की बात है। 3 जजेस का इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया है और 3 जजेस की इन्वेस्टिगेशन पर उपराष्ट्रपति महोदय ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन ठीक है, बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, ये तो बेसिक के खिलाफ हो गया। तो पहले तो एक एफआईआर होनी चाहिए कि इनके घर में ये धन मिला, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर होगी तो उस पर रिपोर्ट लगाना आवश्यक हो जाएगा, उसका एक लीगल सैंक्टिटी बन जाएगी। ये तो कमीशन टाइप का हो गया, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा और रिपोर्ट दे देगा, ये उनकी चिंता है। हालांकि पहले भी ऐसा होता आया है, किसी के खिलाफ महाभियोग की बात आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो उस पर जांच करती है, उसको क्लैरिफाई करती है, तो प्रोसीजर पहले से है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम तो यही है, एक्सीड ऑफ पावर है कि नहीं है, ये प्रश्न है। एंड उपराष्ट्रपति महोदय का जो प्रश्न है वो ये है कि हु विल रिव्यू इट। No one is above the Supreme Court to review it. सुप्रीम कोर्ट करे? बात तो वही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माफ कीजिए, संसद करे। संसद, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो बैंड है दोनों में। पार्लियामेंट के अंदर विशेषाधिकार हैं, उनको यहां चैलेंज नहीं कर सकते, इन्होंने जो किया हुआ वहां चैलेंज नहीं कर सकते। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकती है सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर राइटर लगा देगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 142 में राइटर लगा सकती है दैट एनी स्ट्रक्चर पास अंडर आर्टिकल 142 इज सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ रिव्यू बाय द पार्लियामेंट। ऐसा कर सकती है बिना पार्लियामेंट के रिव्यू के, बिना सकती है। लेकिन ये बताइए मुझे कि आपने कहा कि भाई संविधान कहता है कि राष्ट्रपति सोवरेन है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि सोवरेन तो इसमें सुप्रीम कोर्ट है। वो खुद ही तय करेंगे जज कौन बनेगा, खुद ही वो तय करेंगे कि उनका क्या होगा, कहाँ, मतलब सब कुछ उसमें रिव्यू नहीं है। कॉलेजियम बना दिया, कॉलेजियम का क्या किया तो आप हम सब जानते हैं उसमें क्या हुआ। क्या सरकार इतनी हिम्मत कर सकती है कि उनके अधिकारों में कोई और नहीं? तो अपॉइंटमेंट जो कि कहीं ज्यादा तार्किक था। सरकार ने 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था और संविधान में संशोधन कर दिया था और ये कहा था कि भाई ये 6 सदस्य मिलकर अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया देखेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री हुआ करता था, लॉ मिनिस्टर हुआ करता था, एक अपॉइंटेड मिनिस्टर हुआ करता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर जजेस और लीडर ऑफ अपोजिशन, ऐसे 6 लोग हुआ करते थे। सरकार जब बनी थी सबसे पहला काम उसने यही किया था। 5 जजेस की बेंच की अदालत में गया और उन्होंने कहा कि भाई ये संभव नहीं, ये हमारी शक्तियों पर, आपको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के खिलाफ आप हमारी शक्तियाँ रोक रहे हो, आप नहीं कर सकते ऐसे। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला दिया, बेसिक स्ट्रक्चर इज सेपरेशन ऑफ पावर। अब इसकी एक बड़ी दूसरी बात यह है, जजेस ट्रांसफ़र केस में ये एक चक्कर फंसा था। तब सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस, बाद में चीफ जस्टिस हुए या उसी चीफ जस्टिस थे केस में, उसमें उन्होंने लिखा कि देयर मस्ट बी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इन इंडिया लाइक ऑन द वे ऑफ ऑस्ट्रेलियन अपॉइंटमेंट कमीशन। और उसी में क्या लिखा कि अपॉइंटमेंट इज ए प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इट्स नॉट अ जुडिशियल फंक्शन, दैट इज वाई वी कांट अपॉइंट, बट देयर मस्ट बी इन सेपरेट कमीशन। लेकिन वो मालूम क्यों था? वो 82 की बात है। उस समय तक सरकार और पार्लियामेंट थी, 89 के बाद सरकार बनी नहीं। 1989 के बाद सरकार बनी 2014 में, क्योंकि 1989 के बाद सरकारें मिलीजुली बनी जो अपनी ही लड़ाई में व्यस्त थी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करता रहा और पावर उसके पास कन्फर होती चली गई। 82 का जजमेंट था जब वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी 73 में आ गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ये है कि अपॉइंटमेंट इज प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन जो है वो प्योर जुडिशियल फंक्शन है, वो हमारा डोमेन है। अपॉइंटमेंट
एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, और एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ गड़बड़ कर देती है, इसलिए देयर मस्ट बी एन सेपरेट कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और आते आते एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग। उससे पहले बाइंडिंग नहीं थी, कंसल्टेशन थी। फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सेकंड केस में आया कि भाई इसमें भी 4 जजेस सीनियर मोस्ट होने चाहिए, तो वो अकेला नहीं होगा, क्योंकि अकेला ही रिकमेंड कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो फिर 5 होने चाहिए, हम 5 मिलकर तय करेंगे। इसको आप कॉलेजियम कहते हैं। ये फंक्शन ही नहीं था, ये तो क्रिएटेड बाय आर्टिकल 142 है जो आप कह रहे हो, ये तो 142 है, 142 है हमने कॉलेज में। लेकिन बात वही थी कि 89 से लेकर और 14 तक सरकार नहीं बैठी, मिलीजुली सरकारें थी जो फुल फ्लैश चलने की स्थिति में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में हर बात में जाया जाता था, हर बात में लड़ाई होती थी, हर बात में सुप्रीम कोर्ट जाते थे। सुप्रीम कोर्ट तय करता रहा कि भाई तुम लोग नहीं कर पा रहे, हम करेंगे। 2014 में सरकार बैठ गई। सरकार ने कहा कि हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को मानेंगे, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये कहता है कि चीफ जस्टिस इज द कंसल्टिंग पावर, कंसल्टेशन इज नॉट बाइंडिंग। इंटरप्रिटेशन कर दिया, कंसल्टेशन इज बाइंडिंग। ये प्रोग्रेसिव लॉ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोग्रेसिव लॉ बनाया। लेकिन 2014 में जब आया, तब तक उन्होंने जो ऑनरेबल जस्टिस कहर की अदालत में जजमेंट आया, उन्होंने ये कह दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो द जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट जुडिशियल पावर कैसे हो सकती है? सवाल यह था कि अपॉइंटमेंट जो 82 का जजमेंट है, वो जजमेंट 2015 में कैसे बदल गया? अब वो ना तो कोई रिव्यू था, सरकार भी मोदी जी की सरकार है जो कन्फ्लिक्ट नहीं चाहती, अपने इंस्टीट्यूशन को भी बरकरार रखना चाहती, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहती, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन हमारे हैं। इनकी सबकी जिम्मेदारी संरक्षक के नाते तो सरकार की है, क्योंकि हमारा कोई इंस्टीट्यूशन खराब होगा तो हम ही को दिक्कत होगी। इंस्टीट्यूशन पर लोग कुछ उल्टा सीधा कमेंट करेंगे तो भी सरकार को ही दिक्कत होने में, क्योंकि मैनेज तो फाइनली सरकार को ही करना पड़ेगा। इसलिए सरकार की चिंताएं अपनी हैं, पर उपराष्ट्रपति महोदय चूंकि संविधानविद हैं और ऐसी पोस्ट पर भी हैं, इसलिए वो अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ एक पिटीशन चली गई है सुप्रीम कोर्ट, और उनको इम्पीचमेंट की बात लोग करने लगे हैं कि इनको हटाओ और ये करो वो करो। ये पॉलिटिकल गेम चलता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो उन्होंने 145 सब आर्टिकल 3 की चर्चा की है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन 5 जजेस की बेंच का होना चाहिए, तब 142 लगना चाहिए था। वो एक उनकी चिंता का विषय है, वो रिव्यू का भी विषय है। लेकिन मेरा अंतिम सवाल ये है कि अभी चिंता ही रहेगी कि कुछ होने की संभावना है? नहीं, देखिए, जब पावर अतिशय इस्तेमाल होती है तो फिर वो सही भी होती है। वक्फ 2013 का संशोधन ना आया होता तो वक्फ में ये संशोधन ना आता। आर्टिकल 35 कैपिटल ए ना होता तो 370 सही ना होता। अब ये तमिलनाडु का जजमेंट ना होता तो इतनी बड़ी डिबेट खड़ी ना होती कि भाई क्या गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर को सरपास किया जा सकता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये जो डिबेट शुरू हुई है, ये इसमें आगे कुछ होगा भी, कुछ डेवलपमेंट होगा भी, या ये जल्दी फिज आउट होकर रह जाएगी अन्य दूसरी खबरों के बीच में। बहरहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।